नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट 2026 के लिए गणित विषय के इस वीडियो में, जो कि संख्या पद्धति से संबंधित है और जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं यूपी टेट एग्जाम में, तो उन्हीं से संबंधित ये वीडियो है और इन सवालों को हम लोग समझेंगे किस तरीके से हल किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल दिया हुआ है, संख्या आपके सामने है और कह रहा है 11 से विभाज्य। किससे? 11 से ये संख्या विभाज्य है। तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या होगा? विकल्प में है 1, 3, 7 और 5। अब हमने आपको बताया है कि अगर कोई संख्या 11 से विभाज्य होती है तो उसका नियम क्या होता है? सम स्थानों के अंकों का योग। क्या? सम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, और विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, इन दोनों का अंतर, दोनों का अंतर करते हैं। और यही जो अंतर होता है ये क्या होना चाहिए? या तो शून्य हो, या तो क्या हो? शून्य हो, या तो शून्य हो या 11 से विभक्त हो। ये होता है 11 से विभाज्यता का नियम। तो अब हम इसमें विकल्प के एक एक अंक रख के देखते हैं। तो संख्या इधर हम लिख लेंगे। पहले हम इधर जब संख्या लिखेंगे और इधर ये रिक्त स्थान है और ये है, तो पहला विकल्प जब हम देखते हैं तो पहला विकल्प क्या है साथियों? हमारा 1 है। तो इधर हम 1 रख के देखेंगे। जब हमने 1 रखा तो इसमें सम और विषम स्थानों को जोड़ेंगे हम। तो ये है पहला, तीसरा और पांचवा, ये विषम स्थान है। तो जोड़ेंगे 6 धन 4 धन 6। तो क्या हो गया? 6 4 10, 10 6 16। ये क्या हो गया? विषम स्थान। अब इसके बाद सम स्थानों को जोड़ेंगे। तो इधर क्या है? 1 है और 0 है ना? ये दूसरा है और ये चौथा है। तो इधर इनका योग 1 हो गया, ये सम स्थान है। और जब दोनों का हम अंतर करेंगे तो दोनों का जो अंतर आएगा, तो दोनों का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 16 माइनस 1, 15 आ रहा है, जो कि ना तो 0 है और ना ही 11 से विभक्त है। इसके बाद अब हम रखेंगे 3। 3 रख के देखते हैं इधर। तो जब हम इधर 3 रख के देखेंगे, इधर इसको हम हटाएंगे। अब हम इधर क्या करेंगे? 3 रख के देखते हैं। ठीक है, अब हम इधर क्या करेंगे? 3 रख के देखते हैं। अब करेंगे सम स्थानों का योग। तो 6 धन 4 धन 6। तो पहले विषम स्थान जोड़े। तो 6 4 10 6 16। ठीक है, ये क्या हो गए? विषम स्थान। अब सम जोड़ेंगे 3, तो ये सम स्थान हो गए। दोनों का अंतर करेंगे तो 16 माइनस 3 क्या हो गया? 13 है। तो ना तो ये भी 11 से विभाज्य है और ना शून्य है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका उत्तर नहीं होगा। तो देखिए, ए विकल्प भी चला गया और इसका बी विकल्प भी चला गया। ये दोनों उत्तर नहीं होंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम रखेंगे इधर पे सी विकल्प। सी विकल्प चेक करेंगे कि है कि नहीं है। तो सी विकल्प में क्या है? सी विकल्प में है 7। क्या है? 7। ये रख के देखेंगे। तो जब हम इधर रख के देखते हैं तो पहले तो विषम स्थान, तो विषम स्थानों को जब हम जोड़ेंगे तो वही आएगा 16। ठीक है, और सम स्थानों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। अब जब हम इनका अंतर निकालेंगे 16 माइनस 7, तो क्या आ जाएगा? 9। ना तो 11 से विभाज्य है ना ही शून्य है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो अब एक ही विकल्प बचा, डी विकल्प। तो इसका उत्तर
5 हो जाएगा। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि 5 इसका उत्तर सही है कि नहीं है। इसका जो उत्तर है 5 सही है कि नहीं है, इसको हम चेक कर देते हैं। तो अब हम इधर क्या करेंगे, इधर हम रखेंगे 5। जब जब हम इधर 5 रखेंगे तो ये तो 16 ही आएगा। विषम स्थानों का जो योग होगा वो क्या आएगा, 16। विषम स्थानों का योग क्या आएगा, 16 है। सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग क्या हो जाएगा, सम स्थानों का योग हो जाएगा 5 + 0 = 5। अब दोनों का अंतर निकालेंगे तो 16 - 5 बराबर क्या आ जाएगा, 11। अब देखिए ये 11 से विभाज्य है ना, तो यही ये 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग क्या हो, जोड़ते हैं, और दोनों का जो अंतर होता है या तो 0 हो या 11 से विभक्त हो, तो वो संख्या 11 से विभक्त हो जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही डी हो जाएगा। आशा है सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। इसके बाद अगला सवाल जब हम देखेंगे, ये संख्या दी हुई है और कह रहा है आपसे 12 से भाग देने पर शेष। अब जब हम इसमें भाग दे के देखेंगे 12 से, तो इधर 12 आ जाएगा। अब ये 1 इधर लिखेंगे तो भाग नहीं जाएगा, इधर 0 लिख देंगे। फिर इधर लिखेंगे 0 ये इधर की, अब फिर से भाग नहीं जाएगा तो फिर इधर 0 लिखेंगे, फिर इसके बाद 1 लिखेंगे। अब भाग जाएगा 8 बार तो क्या हो जाएगा, 96। कितना बचेगा, 5। अब इधर क्या करेंगे, 52। अब 4 बार भाग जाएगा तो इधर 52 और ये इधर 48 आ जाएगा, तो इधर 4 क्या बचेगा, 4 शेष बच जाएगा। बिल्कुल साधारण सा सवाल है, 12 से भाग देना संख्या में। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लास्ट विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, आशा है सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, बहुत ही सरल सवाल है। तीसरा सवाल है, संख्या दी हुई है, इधर x लिखा हुआ है, 9 का अपवर्त है। मतलब इसका मतलब है जो ये संख्या दी हुई है आपके सामने, ये जो संख्या दी हुई है 9 से विभाज्य है। क्या कह रहा है, 9 से विभाज्य है। ठीक है, और जब ये 9 से विभाज्य है तो x का मान निकालना है। ठीक है, अब 9 से विभाज्यता के लिए हमने आपको बताया है कि कोई भी संख्या को अगर हमें 9 से विभाज्य करना है तो उस अंक संख्या के सभी अंकों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, उस संख्या के सभी अंकों को हम जोड़ देते हैं, और अगर जोड़ 9 से विभाज्य आ रहा है तो वो संख्या हमारी क्या हो जाती है, 9 से विभाज्य हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक विकल्प इसमें रख के हम देख लेंगे। जब हम एक एक विकल्प इसमें रख के देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए नंबर विकल्प का क्या करेंगे, ए रख के देखेंगे, एक रख के देखते हैं। ठीक है, तो एक रख के हम इधर देखते हैं एक्स की जगह, तो इधर रखेंगे 3, 1, फिर 1 और 5। ठीक है, इसके सभी अंकों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 9 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे, संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभक्त हो। ठीक है, संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभक्त हो, तभी वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो जोड़ते हैं, तो 5, या इधर से ही लिख लेते हैं शुरू से ही, 3 + 1 + 1 + 5। ठीक है, 5 1 6 1 7 3 10 आ रहा है, तो ये तो 9 से विभक्त होगा नहीं। जब ये 9 से विभक्त होगा नहीं तो ये इसका उत्तर होगा नहीं। अब देखते हैं हम दूसरे विकल्प को, मतलब अब हम क्या कर रख के देखेंगे, अब हम रख के देखते हैं इधर से 3। जब हम 3 रख के देखेंगे तो 3 रख के देख लेते हैं, 3 + 1 + 3 + 5। तो 5 3 8 1 9 3 12, ये भी 9 से
नहीं विभक्त होगा, तो इसका उत्तर ये भी नहीं होगा। अब हम रख के देखते हैं 6, क्या रख के देखेंगे, 6 रख के देख लेते हैं। तो अब हम जब इधर 6 रख के देखेंगे तो 3 + 1 + 6 + 5, इनका योग क्या आ रहा है, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 1 12, 12 3 15। तो ये भी तो 9 से विभक्त नहीं है, और जब 9 से विभक्त नहीं है तो इसका उत्तर ये भी नहीं होगा। अब हम 9 रख के देख लेते हैं, क्या करेंगे, अब यही तो विकल्प बचा, यही सही होगा। फिर भी हम उत्तर की जांच कर लेते हैं अपने कि हमारा ये सही है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इधर 9 रख के देख लेंगे। तो अब हम इधर इन अंकों को जोड़ते हैं, 3 + 1 + 9 + 5, ठीक है। तो 5 9 14, 14 1 15, 15 3 18। अब हम इधर देख रहे हैं कि जो ये योग आया है ये 9 से विभक्त है, और जब ये 9 से विभक्त है तो स्वाभाविक है कि जो दी हुई संख्या है वो क्या होगी, 9 से विभक्त होगी, है ना। तो ये हमारी उत्तर की जांच भी हो गई कि डी विकल्प किस तरीके से इसका सही होगा। तो आशा है सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरीके के सवाल हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और हम आपको यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक की ही चर्चा करेंगे। और क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं है हमारे पास, तो हम अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको बताएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाएंगे, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपका फायदा होगा। तो देखते हैं हम अगला सवाल। सवाल कह रहा है 3 की घात 99, क्या कह रहा है, 3 की घात 99 और 3 की घात 50, ठीक है। इसके इकाई का अंक क्या होगा, सवाल ये कह रहा है। इकाई के अंक के लिए हमने आपको बताया है कि जो घात होती है उसमें हम क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। तो इधर क्या है, 99 से 4 में, 99 में 4 का भाग देंगे, और इधर क्या करेंगे, 50 में 4 का भाग देंगे। तो पहले 99 में भाग दे के देखते हैं, और इसमें केवल एक ही अंक है तो इसको हम टच नहीं करेंगे इधर भी। तो देखते हैं 4 का भाग 99 में दे के, 4 दूनी 8, एक बचा इधर, ये 19 लिखेंगे, 4 चौको 16, 3 बचा। जो 3 शेषफल इधर बचा, अब हम इधर क्या लिखेंगे, 3 की घात 3 माइनस कर देंगे। अब इधर 4 की घात 4 का 50 में भाग देंगे, 4 एकम 4, एक बचा, 4 दूनी 8, क्या शेष बचा 2, है ना। ये इधर 3 शेषफल बचा, और इधर क्या शेषफल बचा 2। जो इधर 2 शेषफल बचा है वो इधर 3 की घात 2 हो जाएगा। अब ये बिल्कुल सवाल सरल हो गया। तो 3 की घात जो 3 होती है वो क्या होता है, 27 होता है, और 3 की घात जो 2 होती है वो क्या होता है, 9 होता है। अब जब 27 में हम 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 18, और 18 में जो इकाई का अंक होगा वो क्या हो जाएगा 8। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका 8। आशा है सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सरल सवाल है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की, ठीक है। अगला सवाल भी बहुत ही सरल सवाल है, स्थानीय मान कह रहा है। और स्थानीय मान आप ये समझ लीजिए कि ये कक्षा 3 से शुरू हो जाते हैं, प्राइमरी लेवल से सवाल शुरू हो जाते हैं स्थानीय मान वाले। तो अगर एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो ये फिर सवाल आपके लिए बहुत ही सरल हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं हम अब इस सवाल को कि इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है संख्या, क्या कह रहा है, ये संख्या दी हुई है 1715.271, ठीक है। और इसमें कह रहा है 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि 7 के जो स्थानीय मान है, तो हम पहले क्या करेंगे, 7 के स्थानीय मान निकालेंगे। तो अब देखिए चूंकि दशमलव लगा हुआ है बीच में, तो जो इनका स्थानीय मान है वो थोड़ा सा अलग तरीके से निकलेगा।
इधर का अलग तरीके से निकलेगा दशमलव के बाएं साइड का, और दशमलव के दाएं तरफ का जो स्थानीय मान है वो अलग तरीके से निकलेगा। तो हम पहले दशमलव के बाएं तरफ का स्थानीय मान निकालते हैं। तो जब हम इधर से देखेंगे जो ये 1715 लिखा हुआ है, तो इधर जो इसका स्थानीय मान आ जाएगा 700 आ जाएगा, है ना। और इधर का जब हम निकालेंगे, चूंकि दशमलव लगा हुआ है, तो अब इधर का जो स्थानीय मान आएगा 0.271 का, इसका क्या आ जाएगा 0.07, क्या जाएगा 0.07, क्योंकि जो इसकी वैल्यू होगी वो 1 वो सॉरी क्या कह रहे हैं 7/100 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 7/100 हो जाएगी, ठीक है ना। 7/100 हो जाएगी इधर की वैल्यू, या इसी को हम क्या लिख देते हैं 7/100। तो इसका मान क्या हो जाएगा, यही तो है ना 0.07। तो अब हम इसको घटाएंगे, तो इधर क्या करेंगे 700 के बाद 0.00 लिख देंगे, और इधर क्या करेंगे 0.7 लिख देंगे। जब इसको घटाएंगे तो 10 में 7 चले जाएंगे, 3 आ जाएगा, ठीक है। और इधर 10 में 1 तो 9 बचा। अब इधर क्या हो जाएगा, फिर इधर से 10 इधर 1 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, 9 बचेगा, फिर इधर 9, और फिर इधर 7 में 1 6। जब इसको घटाएंगे तो 699 दशमलव क्या जाएगा 93 आ जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल सरल सा घटाना है, और इसको आप आसानी से कर लेंगे। तो जो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा 699.93। क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर साथियों 699.93 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि डी में लिखा हुआ है, और यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आशा है सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे वाला सवाल, जो कि 6 नंबर सवाल है, और जो 6 नंबर सवाल है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये सवाल क्या है। संख्या दिया हुआ है आपके सामने, और संख्या के लास्ट में क्या दिया हुआ ए, ठीक है, और कह रहा है 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। क्या कह रहा है 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ए के स्थान पर क्या होगा, ठीक है, सबसे बड़ा अंक क्या होगा। तो अब हम इधर देखते हैं इस सवाल को किस तरीके से हल करेंगे। तो सवाल बिल्कुल सरल है, और जो 6 से हमने आपको बताया है कि 6 से विभाज्य कब होता है, 6 से विभाज्य कब होता है 3 से और 2 से, 3 से और 2 से, दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या 6 से विभाज्य होगी। ये विभाज्यता का नियम है, 6 से विभाज्यता का नियम। अब लेकिन हम इसमें क्या देखना है, ये संख्या है और 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कह रहा है कि सबसे बड़ा अंक क्या होगा। तो अब हम विकल्प से क्या करते हैं, इनके उत्तर हम रख के देख लेते हैं। तो जब हम 5 रखेंगे इस संख्या में, क्या करेंगे 5 रखेंगे, तो इधर रख के देख लेते हैं। ये संख्या लिखेंगे इधर, और इधर क्या रखेंगे 5। अब देखिए चूंकि इधर 5 हो गया है ना, तो ये 2 से तो विभाज्य होगा नहीं, तो ये विकल्प तो अपने आप क्रॉस हो गया। अब अगर हम ए की जगह 9 रखेंगे, तो इकाई के अंक में क्या हो गया 9, और इकाई के अंक में अगर 9 हो गया तो फिर ये संख्या भी 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो जब ये दोनों संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होंगी, तो दो विकल्प तो अपने आप इधर से क्रॉस हो गए, विभाज्य नहीं होंगी। तो ये क्या हो गया, ये दोनों विकल्प तो अपने आप क्रॉस हो गए, ए विकल्प और डी विकल्प। अब क्या बचा, ये विकल्प बचा, बी विकल्प और सी विकल्प।
अब हम देखेंगे पहले बी विकल्प को। तो अब हम क्या करते हैं, बी विकल्प को चेक करते हैं इधर से। इकाई के अंक में क्या रख के देखेंगे, 6 रख के देखते हैं। ठीक है, तो इकाई के अंक में हम जब 6 रख के देखेंगे, 6 2 5 3 2 9 1 5। अब इकाई के अंक में क्या रखेंगे, 6। अब इसको देखेंगे कि 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो ये 2 से तो विभाज्य हो जाएगी क्योंकि अंत में 6 है। ठीक है, ये 2 से तो विभाज्य हो जाएगी क्योंकि इसके इकाई के अंत में क्या है, 6 है। ये 2 से विभाज्यता का नियम है। अब क्या है, 3 से विभाज्यता देखना है, तो इस संख्या के सभी अंकों को हम जोड़ के देख लेंगे और इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ो, अगर वो 3 से विभाज्य है तो फिर क्या करेंगे कि वो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी क्योंकि 2 से तो पहले से ही विभाज्य है ना। तो देखते हैं, 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6। अब इसको जोड़ते हैं, 6 2 8 8 5 13 13 3 16 16 2 18 18 9 27 27 1 28 28 5 33 और 33 और 6 39। ये देखो 3 से विभाज्य है। क्यों, क्योंकि 13 के पहाड़ा में ये आती है 39, 3 बार जाता है ना, तो ये 3 से विभाज्य है। तो जो ये संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी क्योंकि ये 2 से विभाज्य हो गया और 3 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सही 6। बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। तो अगर हम इधर 8 रख भी देते हैं, ठीक है, तो अगर हम इधर 8 रख देंगे तो इधर जोड़ आ जाएगा 41, है ना। अगर हमें चेक करना है कि ये विकल्प सही है कि गलत है, तो इधर हम 8 रखेंगे, 8 रखेंगे तो योग आ जाएगा 41 और 41 3 से विभाज्य नहीं होता है, तो स्वाभाविक है कि ये संख्या फिर 6 से विभाज्य नहीं होगी। इस वजह से बी विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं 7वें प्रश्न की, जो कि कह रहा है प्रथम 5 धन रूढ़ अभाज्य संख्याओं का योग है। देखिए बिल्कुल सरल सवाल है और इधर हम अभाज्य संख्याएं देखेंगे। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं देखनी है। तो पहली हो जाएगी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और इसके बाद 11। ये प्रथम 5 धन रूढ़ अभाज्य संख्याएं हैं और इनको हम जोड़ के देखते हैं। तो 2 3 5 5 5 10 10 7 17 और 17 11 28। क्या हो जाएगा, 28 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ही सरल सवाल था। इसके बाद 8वां सवाल देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल है। और अब हम संख्या पद्धति के सवालों को रिवीजन में हल करेंगे, आपको बताएंगे। और भी अगर कोई अलग टाइप का सवाल आता है संख्या पद्धति में तो आपको रिवीजन में बताया जाएगा। तो ये सवाल है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं और हमने जब आपको कॉन्सेप्ट बताया था तो आपको ये चीज बताई थी। क्या बताई थी कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, 1 होता है। ये हमने बताया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एक चीज और है, एक सवाल और पूछा गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो आपको मैंने जैसा संख्या रेखा में बताया कि 2 संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती हैं, तो वही इसका भी उत्तर होगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 2 परिमेय संख्याओं
के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से जो हमने संख्या पद्धति चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण सवाल जो कि यूपी टेट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपको बताए। और अगर एक दो टाइप के सवाल छूटे होंगे तो आपको हम रिवीजन के समय वो बताएंगे। अगर सवाल मिलते हैं, हमने हालांकि प्रयास किया है कि कोई भी सवाल छूटने ना पाए, फिर भी अगर कोई सवाल आगे मिलता है तो आपको जब हम रिवाइज करवाएंगे, मॉडल पेपर लगवाएंगे, मॉक टेस्ट लगवाएंगे, तो तब वो सवाल आपको बता दिए जाएंगे। तो आशा है सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। संख्या पद्धति कॉन्सेप्ट और जो सवाल है महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज वो भी आपको समझ में आए होंगे और आपका चैप्टर बहुत ही अच्छे से हमने समाप्त किया। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ में और नए वीडियो के साथ में गणित के। तब तक के लिए सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे बनाए रखें। नमस्कार।